हेलो बच्चों, जेसीईआरटी का जो मॉडल प्रश्न जारी किया गया है, ठीक है, उसमें हम लोग कक्षा 12 का भूगोल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला देख लीजिएगा, लिखा हुआ है हम्म संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका संभववाद की अवधारणा है उसमें आपका देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मानवीय घटक ह्यूमन कंपोनेंट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, जो आपका मेगा सिटी है उसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। ठीक है, मोर देन 5 मिलियंस। ओके, चलिए हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित होती है वो मैदानों में थी। अब जैसे मान के चलिए पठार वाला क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ तो आदमी ज़्यादातर नहीं रह सकता है, मरुस्थल में भी नहीं रह सकता है ना, तो सबसे ज़्यादा आपका मैदानी क्षेत्र में रहते हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ग्रेट डिवाइड है, उसमें हम लोग जानेंगे कि यहाँ से 1921 के बाद से क्या हुआ कि मृत्यु दर में बहुत कमी आने लगा, क्योंकि आपका मेडिकल क्षेत्र वाला बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। तो बीमारियों को कंट्रोल करने की पावर अब धीरे धीरे ह्यूमन के पास आने लगी थी, इसलिए ग्रेट डिवाइडिंग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका बहुत बहुत चीज़ एक चेंजेज हो जाती है ना। उसके बाद देखिए पांचवा में आया है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा जो है वो डॉक्टर महबूल हक। ठीक है, तो इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये आपका पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, है ना। तो याद रखिएगा, मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूल हक द्वारा लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। ठीक है, उसी का देन है। चलिए अब आते हैं कि निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। तो छठा का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोपण कृषि यानी प्लांटिंग कल्टीवेशन। चलिए सातवां देख लेते हैं, हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर आपका देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, हॉर्टिकल्चर में केवल फल सब्जी नहीं, ये भी एक्सटेंडेड है, उसमें बहुत प्रकार का चारा प्रकार की भी उगाई जाती है, फलीदार होती है ना सब्जियां, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें को उपजाया जाता है, जिसके अंदर इसको हॉर्टिकल्चर में रखा जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार का फूल भी इसमें उपजाया जाता है, अलग अलग प्रकार का, है ना, और चारा भी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आठवां में, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। तो आठ का देख लीजिएगा, गेहूं आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा आपको पता है कि जैसे कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, इसको नकदी फसल भी कहते हैं ना, ये रोपण कृषि होगी, लेकिन गेहूं आपका रोपण कृषि नहीं होगी। चलिए नौवां देख लेते हैं, निम्न में कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो जो व्यक्तिगत स्वामित्व का बात करता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कैपिटलिस्ट। जैसे मान के चलिए पूंजीवादी में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लोगों के अंदर होती है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में वहाँ पूंजीवादी पूंजीवादी प्रणाली है। ठीक है, भारत में क्या है, मिश्रित प्रणाली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो अमीर वर्ग है उसको, मतलब जो पूंजीवाद लोग हैं उसको भी महत्व दिया गया है, और समाजवादी व्यवस्था को भी महत्व दिया गया है। ठीक है, भारत का ये है मिक्स्ड, लेकिन इसका आंसर जो व्यक्तिगत स्वामित्व होती है वो पूंजीवादी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जापान का ड्रायट किसे कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे, 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगोया। नगोया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, नई औद्योगिक प्रणाली की घोषणा कब की गई।
तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1991 हम लोग जानते हैं 1991 में आया था एलपीजी सुधार, है ना, एलपीजी सुधार भी आई थी 1991 में, जिसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हम लोग जानते हैं कृषि से क्षेत्र से संबंधित होती है, और द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण या फिर निर्माण वाला सेक्टर होता है। तृतीय में जैसे सेवा, इसको क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जैसे हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा चीज़ें आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। ओके, आ जाते हैं 13 में। देखिए कील नहर कहाँ स्थित है? तो कील नहर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद आते हैं 14 में। किस प्रकार का संसाधन है जल? तो जल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय संसाधन। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो आर्द्र कृषि के लिए आपका 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है। 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अलंकेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिएगा अलंकेश्वर जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, कलोल भी क्षेत्र आपका इसी वाला में है। डिगबोई याद रखिएगा, डिगबोई। ठीक है, डिगबोई आपका कहाँ, असम में। ठीक है, मुंबई हाँ है तो मुंबई ये आपका महाराष्ट्र में है ना। चलिए आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र। उसके बाद आते हैं डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय। ये वैश्विक स्तर पर जो व्यापार होती है विभिन्न देशों के बीच, उसको समन्वय और नियंत्रण करने का काम करती है। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो यही है इसका हेडक्वार्टर है। ओके, चलिए 19 में देख लेते हैं कि कोची पतन कहाँ अवस्थित है। जो कोची पतन है आपका, देख लीजिएगा 19 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला में है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ देख रहे थे, 18 का आपका ऑप्शन ए था। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी था, केरला। चलिए 20 में देख लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो याद रखिएगा जो समाजवादी समाज है, ठीक है, उसमें आपका देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा 1951 में आपका पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, और फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना था वो ज़्यादातर आपका बेस्ड था किस में, कृषि वाला क्षेत्र में, और द्वितीय में हैवी इंडस्ट्री को फोकस्ड किया था। और याद रखिएगा द्वितीय ही आपका पंचवर्षीय योजना ऐसा था जिसमें समाजवादी समाज को महत्व दिया गया और स्थापना की प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था। चलिए 21 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूयो उपयोग समवर्ग नहीं है? तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमांत, मार्जिनल लैंड, सीमांत भूमि। ठीक है, अब आते हैं, देखिएगा जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। देखिएगा बच्चों, अगर जल संसाधन आप संरक्षित नहीं करते हैं तो पीने योग्य पानी की प्रतिशत धीरे धीरे और कम जाएगा। अगर मान के चलिए 0.27% अगर पीने का पानी योग्य है, तो इसकी जो प्रतिशतता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, और बहुत प्रकार का जो चीज़ें होती है जिससे क्या हो जाएगा, गंदगी फैलाने के कारण वो क्या हो जाएगा, वेस्टेज पानी में मिलने से जल प्रदूषण होगी, और जल प्रदूषण होगी तो क्या पीने वो योग्य होगा? नहीं। ऐसे में जल संसाधन को संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जल अनुपलब्धता से बचने के लिए, यानी कि जल की उपलब्धता बने रहने के लिए, निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, तो इसको पूरा करने के लिए आपको ये ज़रूरी है। स्थानीय और ऋतुवत असमानता के कारण, अब देखिएगा कभी कभी आप ऋतु में, जैसे मान के चलिए मानसून वाला सीजन है, उसमें अच्छा बारिश ना हो तो क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। इसमें क्षेत्र में हम देखेंगे कि स्पेशियल और सीजनल
डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए हम लोग यह भी जल संरक्षण करना पड़ता है। चलिए उसके बाद हम लोग 23 देखते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गैस पाइपलाइन है जो आपका देखिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये झारखंड से भी होके गुजरती है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। अ, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया था? अभी हम लोग चर्चा किए कि एलपीजी जो लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में लाया गया था। चलिए हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिडोज। ठीक है बच्चों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलना है। ठीक है, धन्यवाद।